हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। आज के टॉपिक होंगे फोर्स, इनर्शिया, लीनियर मोमेंटम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फोर्स, व्हाट इज फोर्स? फोर्स एक्सटर्नल इफेक्ट है पुल या पुश की फॉर्म में, जो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसमें मोशन प्रोड्यूस कर देता है या ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन, या उसमें ट्राई करता है मोशन प्रोड्यूस करने का। अगर कोई मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट तो उसको रोक देता है या ट्राई टू स्टॉप या ट्राई करता है। और डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है या चेंज करने का प्रयास करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी रेस्ट वाली ऑब्जेक्ट को मूव ही कर दे या मोशन वाली को मोशन जो कर रहा है ऑब्जेक्ट उसको स्टॉप कर दे या डायरेक्शन चेंज कर दे। अगर वो ट्राई भी करता है तो उसको भी हम फोर्स कहते हैं। जैसे मान लिया कोई ऑब्जेक्ट स्मॉल ऑब्जेक्ट है, उस पर हमने फोर्स, अगर ये रेस्ट में है, फोर्स लगाइए तो ये इट में मूव, ये मूव कर सकता है। पहले ए पोजीशन पे था, अब ये बी पोजीशन पे पहुंच गया। यहाँ पे वो रेस्ट में था, इसमें ये मोशन उसने माने कोई वी वेलोसिटी प्रोड्यूस कर दी है एट टाइम टी। अगर यही वो ऑब्जेक्ट बहुत हैवी होता हमारे फोर्स के रेफरेंस में, हमने सेम फोर्स लगाई, यहाँ एफ फोर्स थी, यहाँ पे भी हमने एफ फोर्स लगाई, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये इसमें मोशन प्रोड्यूस कर दे, लेकिन ये इसमें मोशन प्रोड्यूस करने का प्रयास कर रहा है, ट्राई कर रहा है, तो ये दिस इज़ ए फोर्स। इसी तरह से अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में होता, स्मॉल ऑब्जेक्ट, और इसको अगर हम स्टॉप करना चाहते, मान लीजिए ये मोशन में है और इसको स्टॉप करना चाहें, अगर कोई फोर्स लगा दें हम रिवर्स डायरेक्शन में, तो इसको स्टॉप कर सकता है। और अगर हैवी होगा तो इसको, अगर ये मान लिया कोई स्लोप में है, हिली स्लोप है, हिली स्लोप से कोई हैवी स्टोन आ रहा है और इसको हम रोकना चाहें, तो ज़रूरी नहीं है कि ये रुक जाए, लेकिन इसको अगर हम प्रयास कर रहे हैं, जो हमारा इफ़र्ट है, एक्सटर्नल इफ़र्ट है पुश या पुल का, उसी को हम फोर्स कहते हैं। फोर्स दो प्रकार की होती है, दो तरह की होती है, डिस्टेंट फोर्स या फील्ड फोर्स, और सेकंड है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट डिस्टेंट फोर्स जो फोर्सेस हैं एक्टिंग टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, if they do not need contact of the objects, is known as distant forces या field forces। अगर दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स पर कोई फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और उन फोर्सेस के एक्शन के लिए हमें ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं है, तो हम उसको डिस्टेंट फोर्सेस कहेंगे और या फील्ड फोर्सेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट हैं, मान लिया एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है, तो इस अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हम देखेंगे तो ए बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और बी ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इनमें कोई कांटेक्ट नहीं, तो दीज आर कॉल्ड डिस्टेंट फोर्स। इसी तरह से अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेज हैं, मान लिया एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज प्लस क्यू है और दूसरा कुछ डिस्टेंस पर है प्लस क्यू है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर डिफरेंट साइन के होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जो फोर्स इनके बीच एक्ट कर रही है उसको इनके कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये डिस्टेंट फोर्सेस कहलाती हैं। इसी के और एग्जांपल है वीक फोर्सेस एंड
न्यूक्लियर फोर्सेस। अब सेकंड है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। किसी ऑब्जेक्ट पर अगर दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स एक्ट करने के लिए उनके कांटेक्ट की आवश्यकता होती है, वो आपस में संपर्क करें, आपस में मिलें, तो उसको हम कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम फ्रिक्शन फोर्स को हम देखें, अगर वो जिस सरफेस पर मूव कर रही है अगर उसका कांटेक्ट नहीं होगा तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगा। नॉर्मल रिएक्शन, इसी तरह से नॉर्मल रिएक्शन है, टेंशन है और स्प्रिंग फोर्सेस है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स, अगर कोई सरफेस है इस पर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को मूव कराएं तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, लेकिन ये तभी एक्ट करेगी जब सरफेस और ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट होगा। नॉर्मल रिएक्शन भी इसी तरह से, अगर कोई सरफेस है इस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी जो सरफेस की जो रिएक्शन होगी, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये तभी होगी जब इन दोनों का, ऑब्जेक्ट और सरफेस का कांटेक्ट होगा। टेंशन भी तभी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर कोई वायर है, इसको हमने इस तरह से पुल किया, इधर से मान लिया फिक्स है, तो टेंशन फोर्स तभी डेवलप होगी जब फोर्स और ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट होगा। स्प्रिंग फोर्स भी तभी डेवलप होगी जब स्प्रिंग और फोर्स का कांटेक्ट होगा। इस तरह से इनको हम कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। दो तरह की फोर्सेस हुई, एक डिस्टेंट फोर्सेस या फील्ड फोर्सेस, और सेकंड है कांटेक्ट फोर्सेस। इनर्शिया, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो अपने को रेस्ट में ही बनाए रखना चाहता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई, उसकी मोशन स्वयं अपने आप नहीं चेंज हो सकती जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। डायरेक्शन, अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मोशन मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन स्वयं वो चेंज नहीं कर सकता जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। तो जो इनहरेंट क्वालिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस तरह की जो क्वालिटी है उसकी, उसको हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया, इनहरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बॉडीज by virtue of which they cannot change by themselves their state of rest, और रेस्ट को चेंज नहीं कर सकते, और यूनिफॉर्म मोशन along a straight line is called inertia. इनर्शिया तीन प्रकार का होता है, थ्री टाइप्स हैं। एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो इनहरेंट क्वालिटी जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट की पोजीशन को स्वयं इटसेल्फ चेंज नहीं कर सकता, उसको हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी इनहरेंट क्वालिटी जिसके कारण वो अपनी मोशन को इटसेल्फ चेंज नहीं कर सकता, उसको हम इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन हम, वो इनहरेंट क्वालिटी जिसके कारण वो अपनी डायरेक्शन इटसेल्फ चेंज नहीं कर सकता बिना एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प के, उसको हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। अब मास और इनर्शिया का रिलेशन क्या है? मास ऑफ ए बॉडी जो है वो मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया है। इनर्शिया की मेजरमेंट हम मास से कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास अधिक होगा तो उसका इनर्शिया अधिक होगा, अगर मास कम होगा तो उसका इनर्शिया कम होगा। इनर्शिया और मास की जो यूनिट होती है उसको एसआई यूनिट, उसको किलोग्राम होती है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया अधिक है तो उसको मूव करने के लिए, रेस्ट से मूव करने के लिए अधिक फोर्स की आवश्यकता होगी।
और इनर्शिया अगर कम है तो मूव करने के लिए उसको कम फोर्स की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय मास of the object is called its linear momentum. लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। इसको हम अगर हम लिखना चाहें तो P, वेक्टर P से अगर हम लीनियर मोमेंटम को डिनोट करें और m मास हो और v वेलोसिटी हो तो P इज इक्वल टू mv। लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी यूनिट, लीनियर मोमेंटम की यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम वो होगी m की यूनिट ऑफ m मास इंटू यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड ये यूनिट होगी। और डायमेंशनल फॉर्मूला of linear momentum is equal to m l t की पावर -1। m डायमेंशन ऑफ मास और l t की पावर -1 डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। अब अगर हम ग्राफ खींचना चाहें जब m p और v में जब m इज कांस्टेंट, p इज इक्वल टू mv, m इज कांस्टेंट तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। तो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, ये v है इधर p है, तो ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। अगर v कांस्टेंट है, मास वेरिएबल है तो p इज इक्वल टू mv, v इज कांस्टेंट तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। मास अधिक होगा तो p अधिक होगा, मास कम होगा तो p कम होगा। तो अब मास और p में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो m, दिस इज p, तो ये जो है कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। नेक्स्ट है p इज कांस्टेंट। अगर फॉर्मूले में mv तो p इज कांस्टेंट यानी कि v इज कांस्टेंट। तो m और v का ग्राफ ये v है, इधर अगर हम m शो करें तो ग्राफ mv कांस्टेंट का इस तरह से आएगा। जब m ज़्यादा होगा, m अधिक होगा तो v कम होगा, v अधिक होगा तो m कम होगा, तभी ये कांस्टेंट होगा। इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स के मोशन के 3 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल नंबर 1, अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है एक स्ट्रेट लाइन में, तो जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसकी रेस्ट पोजीशन या मूविंग पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। दिस इज द फर्स्ट लॉ। द फर्स्ट लॉ, ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ in its state of rest or in motion in a straight line unless and
external force is applied. एक्सटर्नल फोर्स के बिना कोई बॉडी रेस्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती, अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकती। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं, अगर मान लिया कोई बुक किसी टेबल पर रखी है तो टेबल पर रखी रहेगी, वो अपने इटसेल्फ जो है वो टेबल से इधर उधर अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज नहीं कर सकती जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाए। कोई टेबल चेयर जिस स्थान पर रखी है वहीं पर रखी रहेगी जब तक कि हम उसको कोई एक्सटर्नल इफेक्ट लगा के, एफर्ट लगा के हम उसको वहाँ से डिस्टर्ब ना करें। इसी तरह से अगर कोई बॉडी मोशन में है तो स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर हम किसी स्मूथ, कंप्लीटली स्मूथ, जो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, अगर हम कंप्लीटली स्मूथ और वैक्यूम में किसी बॉडी को हम कोई स्पीड से, कोई वेलोसिटी से एक डायरेक्शन में चला दें तो वो इंडेफिनिट टाइम तक चलती ही रहेगी। लेकिन जब हम किसी बॉडी को मूव करते हैं तो इस पर इसकी मोशन के विपरीत एक्सटर्नल फोर्स लगती है, एक फ्रिक्शनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस, जिसके कारण ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट कुछ समय बाद रुक जाता है। अगर ये हम दोनों को हटा दें, इनको यह ना हो, तो ये इंडेफिनिट टाइम तक ये चलता ही रहेगा। तो फर्स्ट लॉ, किसी भी बॉडी को की पोजीशन, स्टेट चेंज करने के, रेस्ट की स्टेट या मोशन की स्टेट चेंज करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता है। दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ है, जो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। जो एक्सटर्नल फोर्स है वो, जो हमें रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फोर्स है, उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मान लिया सपोज एक्सटर्नल फोर्स इज एफ फोर्स है और इनिशियल वेलोसिटी is v1 after delta t, after time delta t velocity is v2 और mass of object is equal to m। तो इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल लीनियर मोमेंटम is equal to mv1, फाइनल मोमेंटम, फाइनल लीनियर मोमेंटम mv2। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, अगर हम डेल्टा पी से डिनोट करें तो ये होगा एम वी टू माइनस एम वी वन या एम वी टू माइनस वी वन। अब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू एम वी टू माइनस वी वन अपॉन डेल्टा टी। जो सेकंड लॉ कहता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। दिस इज सेकंड लॉ। इसको हम अगर प्रोपोर्शनेट का सिंबल हटा दें तो
तो यहाँ के कांस्टेंट डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी becomes dp by dt. तो f is that k dp by dt. अगर फोर्स का हम डायमेंशन इसलिए लें, इस तरह से लें, इसका यूनिट इस तरह से लें कि k बिकम 1, तो f को लिख सकते हैं f इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अगर कोई ग्राफ P और T में कोई ग्राफ है, अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमें फोर्स निकालनी है तो dp बाई डी टी इज द इंस्टेंटेनियस चेंज इन p। तो इसका अगर स्लोप निकालेंगे दैट विल बी द f। अगर इस स्लोप हम थीटा डिनोट करें और कोई a पॉइंट पे हमने फोर्स निकालना है तो f विल बी इक्वल टू tan थीटा। इस तरह से हम ग्राफ से f की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब अगर कंपोनेंट फॉर्म में हम लिखें या हम f इज इक्वल टू डी टी टी पी या d अपॉन डी टी ये एम वी या एम डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन, तो f इज इक्वल टू एम ए। फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है और 1 न्यूटन 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन एक ऐसी फोर्स है जो 1 kg मास में, अगर 1 एक्सटर्नल फोर्स 1 न्यूटन लगाएं तो 1 kg मास में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। अगर कंपोनेंट फॉर्म में हम f को लिखना चाहें तो एफ एक्स होगा डी पी एक्स बाई डी टी आई डायरेक्शन में, या इसको लिख सकते हैं एम ए एक्स अगर इसका ए एक्स डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड है। एफ वाई होगा डी पी वाई बाई डी टी जे कैप, इसको लिख सकते हैं एम ए वाई जे कैप, और एफ जेड होगा डी पी जेड बाई डी टी के कैप या एम ए जेड के कैप। इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड इज इक्वल टू डी पी एक्स डी टी आई कैप प्लस डी पी वाई डी टी जे कैप प्लस डी पी जेड बाई डी टी के कैप, या एम की फोर्स एक्सेलरेशन की फॉर्म में एम ए एक्स आई कैप प्लस एम ए वाई जे कैप प्लस एम ए जेड के कैप। इस तरह से हम फोर्स को एक्सेलरेशन से या रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम से रिलेट कर सकते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम, एवरी एक्शन
हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो हम एक्शन करते हैं उसकी सेम मैग्नीट्यूड की लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होती है। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है। अगर फॉर एग्जांपल अगर बॉडी है ए और ये टकराती है किसी बी ऑब्जेक्ट से, बी से, मान लिया फोर्स ए ने बी पर फोर्स ऑन बी बाय ए इस तरह से लगाई, तो सेम मैग्नीट्यूड की अपोजिट डायरेक्शन में बी जो है ए पर एक फोर्स लगाएगी, एफ ए पी। इनको हम लिख सकते हैं एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी। यहाँ ध्यान रखना है कि ए जो एक्शन है, एक्शन एक बॉडी पे होती है तो रिएक्शन दूसरी बॉडी पे होती है। जैसे यहाँ पे एफ बी ए फोर्स है बी पर, हम ऐसा अलग से दिखा सकते हैं कि एफ बी ए फोर्स, ये बी ऑब्जेक्ट है, एफ फोर्स लगी है बी पर, एफ बी ए, लेकिन एफ ए बी फोर्स लगी है ए पर। एफ दिस इज ए, एफ ए बी, इस तरह से वो एक्शन एक बॉडी पर होगा तो रिएक्शन दूसरी बॉडी पर होगा। ये तीन लॉ हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ, सेकंड लॉ एंड फर्स्ट लॉ। अब ये प्रीवियस ईयर्स का ईयर 2012 AIPMT 2012 का एक क्वेश्चन है। AIPMT 2012, a stone is dropped from a height h. It hits the ground with a certain momentum p. If the same stone is dropped from a height 100% more than previous, the momentum when it hits the ground will change by 68%, 41%, 200% and 100%. एक स्टोन, ये ग्राउंड है, एच हाइट से ड्रॉप किया जाता है, मान लिया सपोज दिस इज एच। तो यहाँ पर जो मोमेंटम होगा ग्राउंड पर वो होगा m इंटू वेलोसिटी एट ग्राउंड। यहाँ पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है v0 इज 0, हमें v निकालना है और g जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2gh डाउनवर्ड, दिस इज 0 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू h और 2gh, तो v इज इक्वल टू 2gh का अंडर रूट। तो इनिशियल जो मोमेंटम है दैट इज p, p विल बी, अगर इसका मास m है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m, तो p विल बी m v m रूट 2gh। ये इनिशियल मोमेंटम है। अब हाइट को उसने 100% बढ़ा दिया है। 100% बढ़ाने का मतलब है h प्लस h यानी कि 2h कर दिया है। 100% ऑफ h इज इक्वल टू 100 बाय 100 इंटू h इज इक्वल टू h। ये इंक्रीज्ड हाइट है, इंक्रीज्ड हाइट। तो टोटल हाइट इनिशियल h था और h इंक्रीज कर दिया तो 2h हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट है,
ये 2h हाइट से अब ड्रॉप कर दिया गया है, यहाँ से ये अब 2h हाइट होगी। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी मान लिया इस केस में v1 है, और ये दिस इज 2h, g डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो हमें v1 निकालना है, तो फॉर्मूला वही है, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2g h, यहाँ h को हम कैपिटल से लिख देते हैं, h v का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 2h। h की वैल्यू जो है, कैपिटल h की वैल्यू 2h है, तो ये हो गया 4gh v1 स्क्वायर। तो v1 स्क्वायर, v1 इज इक्वल टू 4gh का अंडर रूट, या इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट gh। अब फाइनल जो p है, मान लिया यहाँ पे अब p1 है, तो p1 ये लीनियर मोमेंटम है, तो लीनियर मोमेंटम इज p1 इज इक्वल टू mv1 या m इंटू 2 रूट gh। अब परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इज इक्वल टू होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम इंटू 100, या इसको हम लिख सकते हैं फाइनल p1 माइनस p अपॉन p इंटू 100। ये परसेंटेज होगा चेंज। p है हमारा इसको जो है m, दिस इज m, m इंटू 2 रूट gh माइनस इनिशियल m अंडर रूट दिस इज m अंडर रूट 2gh अपॉन m अंडर रूट 2gh इंटू 100, या इनको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, 2 रूट gh बाई m रूट 2gh माइनस m रूट 2gh बाई m रूट 2gh इंटू 100। यहाँ पे आएगा 2 बाई अंडर रूट 2 2 बाई रूट 2 माइनस 1 इंटू 100, ऐसे इसको लिख सकते हैं रूट 2 माइनस 1 इंटू 100%, ये होता है 1.414 माइनस 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 0.414 इंटू 100 इज इक्वल टू 41.4%। ये अप्रोक्सीमेट है 41%, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 41%। तो 41% इज द करेक्ट ऑप्शन, तो 41% द बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब जो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा वो उसमें होगा इम्पल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थैंक यू।